ठीक है। मोलारिटी का जो है डेफिनेशन है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी कितने सॉल्यूट जो हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो इसमें अब देखिए यूनिट कैसे दिया रहता है, आपको जो वॉल्यूम है वो चाहिए सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप उस रिएक्शन से या उसके गिवन मास से और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको इतना चीज रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करने के लिए। अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से 3 वेरिएबल है, एक क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, m इक्वल टू n बाई v, यानी मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे 3 आपका वेरिएबल क्वांटिटी हो गया m, n एंड v। मोलारिटी, मोलारिटी, फिर नंबर ऑफ मोल्स एंड तीनों में से क्या चाहिए आपको, कोई 2 क्वांटिटी पता हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको, ये तो हमारे लिए अभी का नया वो है टॉपिक है मोलारिटी। ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, मास, और दूसरा है मॉलिक्यूलर मास mm, ये चीज चाहिए। ठीक है, तो मास गिवन हो सकता है या मास हम लोग को निकालना भी पड़ सकता है। मॉलिक्यूलर मास हम लोग को पता होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ होगा, तो इस 3 चीज में जो पहले 3 वेरिएबल था हमारे पास क्या, 3 और ये दोनों 5, तो इनका बंद है। तो इनको गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जहाँ पे मोलारिटी इतना है, या फिर ये दिया हो सकता है कि कितना वॉल्यूम हम वाटर सॉल्वेंट का ऐड करेंगे कि इसका मोलारिटी ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं जनरली न्यूमेरिकल टाइप। अगर सब्जेक्टिव टाइप आता है तो बस 1-2 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक होता हम दूसरे दिन पढ़ेंगे मोलारिटी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे सबसे जो पहला चीज है कि हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 तरह के फॉर्मूले बताए थे, एक अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरा अगर मास दिया हुआ है। तो बताइए क्या था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सर गिवन मास बाय मोलर मास। हाँ, गिवन मास ये थोड़ा आज मेरा नेटवर्क इशू है, कंप्यूटर कोई ये इलेक्ट्रिसिटी का, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मोबाइल से ही कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो गिवन मास बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल निकालने का, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर मोलर वॉल्यूम या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। उसका कितना 22.4 लीटर।
ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला कैलकुलेट, ठीक है। एक और है कि ये सेंटीमीटर CM³ अगर दिया हुआ है, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो शायद यूनिट एंड डायमेंशन ही है। कैसे बदलेंगे? 1000 दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होगा? वन लीटर। कुछ कुछ रिलेशन याद रखा कीजिए। इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 मिलीलीटर भी होगा, ठीक है। ये इक्वल होते हैं। 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। अब देखिए क्वेश्चन पहला लिखिए। पहला क्वेश्चन कॉपी वगैरह उठा लीजिए, थोड़ा इसमें स्क्रीन छोटा है तो लिखने में थोड़ा वो रहेगा। पहला लिखिए, फाइंड मोलालिटी of 40 ग्राम NaOH मोलालिटी ऑफ 40 ग्राम dissolved in ml। ठीक है, 150 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम जो है डालना है कि सर एक आपकी लीटर आवाज नहीं आ रही है सॉल्यूशन में सर। कितना। हाँ, आपका आवाज नहीं आ नहीं रही है? नो सर थोड़ा शुरू से बताइए ना, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ज्वाइन नहीं कर पाए थे? यस सर, अभी ज्वाइन हो आवाज पाया। सभी को नहीं आ रही है कि किसी? यस सर, आवाज भी आवाज कट कट के सभी आ को रहा नहीं है। आ रही कि कट कट यस के सर, आ रहा आवाज कट कट के आ सभी को दिक्कत है? यस है। सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, फिर देखते हैं नेटवर्क। हाँ देखिए, अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, तो देखिए मोलालिटी हमको निकालना। मोलालिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट होता है जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए एक ग्लास वाटर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा शुगर डिसॉल्व करते हैं, चीनी को डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो चीनी होगा वो सॉल्यूट का काम करेगा, जो कि डिसॉल्व हो रहा है, जो कि घुल रहा है उस सॉल्यूशन में। और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट का काम करेगा, यानी वो क्या कर रहा है, अपने अंदर चीनी को घोलने का काम कर रहा है, शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करने का काम कर रहा है।
तो सॉल्यूट वो पार्टिकल होते हैं जो अमाउंट में कम हो, लेस हो, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अमाउंट में ज्यादा हो, ठीक, किसी भी सॉल्यूशन में। तो यहां पे देखिए जो मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूट के प्रेजेंट है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलारिटी का यूटिलाइज करते हैं। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट, ठीक है, उसको हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से तो हमको मिल जाएगा कि उस सॉल्यूशन में 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस मोलारिटी के द्वारा, या रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी के द्वारा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहां हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं क्योंकि लिखा हुआ थोड़ा वो है। फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम, फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्वेंट, या 250 ml सॉल्वेंट में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व किया जा रहा है। तो इसका मोलारिटी 1 सॉल्यूशन में कितने, यहां करना क्या है, 40 ग्राम यानी 40 ग्राम NaOH, ये देखिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है। तो हमको इसका मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। कर लिए हैं सर। तो इसको हम मिटा, फिर हम स्क्रीन को क्लीन कर दें। यस सर। चलिए अब यहां देखिए सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताइए कोई, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सर सोडियम का 22 या 23? 23 सर। हाँ, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 1। इसमें देखिए 4-5 एक्सेप्शन छोड़ के, समझे, 4-5 एक्सेप्शन है। ये हम एक दिन लिस्ट बना के इसको आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे कि थर्सडे को नेक्स्ट क्लास होता है ना, उस दिन आपको हम बताएंगे कि 4-5 कौन कौन सा एक्सेप्शन है जिसको हमको याद करना है। और बाकी जो है वो जो इवन नंबर होता है वो डबल होता है, जैसे 10 है तो 20, ठीक है, और जो ऑड नंबर होता है जैसे 11 है तो 11 इंटू 2 22 और +1, वहां पे ये सीक्वेंस चलता है। ऑड वाला डबल +1 और इवन वाला डबल, 5-6 को ऐसे बस केवल छोड़ के 20-21 तक, तो वो सीक्वेंस से आप उसको याद आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो सोडियम क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 इंटू 22 11 इंटू 2 तो 22 +1, यस सर। ठीक है। तो इसका 23 सोडियम का, ऑड के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, हाँ, ऑड के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। 5-6 ऐसा एक्सेप्शन है। ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में जो कब है, थर्सडे को है ना, उस दिन प्रेजेंट Yes, रहिएगा। उस दिन हम उसको बताएंगे कि कैसे इसको याद करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है कि मिस हो जाता है कभी कभी। तो आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, इस चीज से आप मतलब नहीं रहता, आप डायरेक्ट ऐसे भी अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया सोडियम के केस में,
40 यस सर। 40 जी हो गया ना मॉलिक्यूलर मास। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं, सीधा इसको लिखते हैं मोल m। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास कितना था सोडियम का 40 ग्राम। यस सर 40 ग्राम। 40 बाई 40 1 यानी 40 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 मोल। ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का V वो कितना दिया हुआ है 250 ml। तो इसको लीटर में कैसे बदलेंगे 1 लीटर बराबर कितना है मिलीलीटर 1000 अभी मिलीलीटर 1000। 1000 मिलीलीटर। हाँ 1000 मिलीलीटर, तो बस इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 लीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ मोल आ गया 1 और वॉल्यूम जो है लीटर में कितना आ गया 1/4 लीटर। अब इसको मोलालिटी m निकाल लीजिए। m ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इक्वल टू n अपॉन v। n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, वो हमारा कितना वैल्यू है 1, तो 1 और नीचे 250 बाई 1000 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, तो नीचे 1/4 4 क्रॉस होकर ऊपर चला जाएगा, तो 4 मोल पर लीटर, यानी 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन कितना 250 ml सॉल्यूशन में क्या होगा 1 लीटर में 4 मोल होगा आपका किसका NaOH का। ठीक है, ये सिंपल वैसे भी लॉजिकली भी है कि 250 ml में अगर 1 मोल है तो 1 लीटर में 4 मोल होगा। समझ में आया ये। यस यस सर। अच्छा, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए 4.9 ग्राम डेटा लिखते हैं केवल 4.9 ग्राम क्या H2SO4 H2SO4। ठीक है, फोर 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन या 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यानी 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, 4.9 ग्राम H2SO4 है कितने में 500 सेंटीमीटर क्यूब में, तो
यहाँ पे हमको वॉल्यूम क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो वॉल्यूम को सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या चीज में, लीटर में। 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये 3 चीज याद रखिए, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर ml। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम V इक्वल टू 5, इसको बदलना है किस में, लीटर में। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 500/1000 लीटर कितना आ गया, 1/2, हाफ लीटर। तो 4.9 ग्राम H2SO4 जो है वो कितने में है, हाफ लीटर सॉल्यूशन में है। तो तुरंत जल्दी से जल्दी आप 4.9 ग्राम H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सर 0.05 मोल। कितना मोल, सर 1 मोल पर लीटर आ रहा है। नहीं, गलत है, थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया, पॉइंट इधर उधर कर दिए हो। 4.9 ग्राम है, 49 ग्राम नहीं है। 49 ग्राम अगर रहता सर मोल तो आ रहा है आता। 0.05 मोल। हाँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.05। 0.05 और आगे और मोलरिटी आ रहा है 1 मोल पर लीटर। 0.05 इंटू 1 होगा तो 0.1 आएगा। यस 0.1 हाँ मोल पर लीटर। हाँ, चलिए इतना समझ में गया ना, वॉल्यूम निकालना समझ गया। V इक्वल टू वॉल्यूम कितना हो गया, 1/2 लीटर। ठीक है, यस सर। अब देखिए इसको क्लीन करते हैं हम। देखिए मोल N इक्वल टू कितना है, 4.9 ग्राम दिया हुआ है, और H2SO4 का होता है H का 2, S का 32 और उसका 16। तो ये हम लोग बहुत बार वो कर चुके हैं, 98 होता है। 8 ग्राम 98 ग्राम। हाँ हाँ, 98 से इसको अगर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। 49 से 98 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 1/20। 1/20 को 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल आ गया। ठीक है, 0.05 मोल। अब हमको क्या निकालना है, मोलारिटी M इक्वल टू 0.05/1/2, हाफ लीटर आया था सॉल्यूशन। तो यहाँ से हो गया 2 ऊपर चला जाएगा और 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। सिंपल है, कैलकुलेट करना सिंपल है ना। यस सर। चलिए अब हम लोग अब थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, थ्योरी टाइप का कुछ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी जरूरी है एसिड बेस साल्ट का। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको यहाँ आप बता दिए, मोलारिटी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा न्यूमेरिकल का बताएंगे वो है मोलालिटी। वहां पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ग्राम लेके चलते हैं, मास लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज मोलारिटी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या लेके चलेंगे, मोलालिटी।
R के जगह पे L आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने पढ़ा था साल्ट। साल्ट जो होता है वो फॉर्म होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। ठीक है, एसिड और प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। S फॉर साल्ट, W फॉर वाटर। A और B एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब हम इधर से इस साइड की तरफ जाते हैं तो ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन Z। ठीक है, लेकिन जब हम इस प्रोसेस से साल्ट को जब हम देखते हैं कि कितना ये वाटर मिलाने पे कितना डिसोसिएट होता है, कितना ये टूटता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ठीक है, दोनों दो प्रोसेस है लेकिन दोनों हमारे सिलेबस में है, दोनों हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ साल्ट पढ़ते हैं, साल्ट और साल्ट का नेचर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एसिड और बेस को टू टाइप्स में डिस्टिंग्विश किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एक था स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इस चीज को जब हम साल्ट के उसमें कंपेयर करेंगे कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा मिलेगा तो कैसा साल्ट बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग और वीक बनेगा मिलेगा तो कैसा बनेगा, और एक वीक एंड वीक मिलेगा तो कैसा साल्ट बनेगा। तो चलिए वहां पे इस चीज को लिखते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को SA से डिनोट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को SB से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास चार कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, उसके बाद आपका जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो इसमें चार कंडीशन में ये चारों कंडीशन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब नहीं मिलता है तो उस सॉल्यूशन में ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी रहता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास होता है, और उस साल्ट का पीएच वैल्यू जब हम निकालेंगे 7 या 7 के आसपास होगा। ठीक है, वहां पे कंप्लीटली एसिड जो है वो कंप्लीटली अपना हाइड्रोजन जो आयंस है वो रिलीज करता है, और जो बेस है वो अपना कंप्लीटली OH आयन रिप्लेस करता है। ठीक है, और वो जो एसिडिक उसके बाद जो बाकी जो बचता है वो आपस में कंबाइन करके और वाटर भी वहां पे बनता है। जैसे हमारा H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह यूटिलाइज होता है बहुत चीज को बनने और वहां पे बनाने के लिए। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराकर साल्ट बनाने में, और वहां पे बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। तो Na2SO4 का जब हम पीएच स्केल पे एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी या पीएच स्केल पे उसका वैल्यू चेक करेंगे तो वो आएगा 7 के बराबर। तो ये 7 जो होता है ये आपका जो है
उसमें आयंस का यानी H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। जो 7 है वो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा। तो आपको ये नोट्स में बताया भी था जब पीएच पढ़ा रहे थे, तो पीएच जो क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। दूसरा साल्ट है हमारा, तो ये हो गया न्यूट्रल साल्ट। वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन ए स्ट्रॉन्ग बेस बने मिलेगा तब बनेगा। दूसरा कंडीशन है जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो कंप्लीटली H प्लस आयन में टूट जाएगा और ये जो है पार्शियली OH आयन में टूटेगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस की मात्रा जो होगी, H प्लस की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, वो अधिक होगी। इसलिए वो जो साल्ट होगा या वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो साल्ट बनेगा भी, वो कुछ लेवल तक क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से कम हो, उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक साल्ट। समझे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। तीसरा कंडीशन है जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसमें क्या होगा, वीक एसिड है, कंप्लीटली H प्लस आयन आयनाइज नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें बेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण OH आयंस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, जिसके कारण वो सॉल्यूशन जो है बेसिक हो जाएगा, बेसिक नेचर का होगा, और जो साल्ट फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग बेसिक साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, OH आयन की जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, और जिस सॉल्यूशन में OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से वो बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक साल्ट कहलाएगा। ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस में इसमें संभावना बहुत कम होती है आपस में रिएक्ट करने की, बहुत लेस अमाउंट ऑफ आपको OH और H प्लस आयन रिलीज होता है, तो इनके साल्ट का स्टडी ज्यादा नहीं किया जाता है। लेकिन हाइड्रोलाइसिस में जो हमने बोला कि रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी साल्ट को जब वाटर से हम लोग रिएक्ट कराते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो उसमें ये तीनों पार्टिसिपेट करेगा, यानी ऐसे यानी एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट बनेगा वो तीनों पार्टिसिपेट करेगा, उनका हाइड्रोलाइसिस होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको साल्ट को ब्रेक करते, साल्ट ब्रेक होता है आयंस में, और वो आयंस H प्लस या OH आयन से रिएक्ट करें। तो इन चीज यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा पीएच ऑफ साल्ट। पीएच ऑफ साल्ट के बेसिस पे साल्ट को भी हम लोग 3 टाइप्स में बांटते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज होगा, रिएक्ट करेगा, तो वहां पे हमारा बनेगा क्या, न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, यानी HCl रिएक्ट कर रहा है NH4OH से। HCl रिएक्ट किया NH4OH से, क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4Cl और प्लस H2। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4 एक वीक बेस है। ये जब रिएक्ट होगा तो ये जो NH4Cl बनेगा ये होगा आपका एसिडिक साल्ट।
ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा क्या, एसिडिक साल्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो दूसरा जो ये था दूसरा टाइप, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट। तीसरा है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो जो एस ग्रुप एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग बेसेस बनाते हैं। उस बेस से जब हम किसी वीक एसिड का, मान लीजिए एसेटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनेगा, वहां बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA। देख लेते हैं कंपाउंड भी, रिएक्शन भी। NaOH रिएक्ट कराया किससे, CH3COOH एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड एक वीक होता है, वीक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। बना क्या, सोडियम एसीटेट CH3COONA। सोडियम एसीटेट बन गया प्लस H2। तो ये जो है वीक एसिड है तो यहाँ पे बेसिक साल्ट बनेगा। तो CH3 यानी सोडियम एसीटेट CH3COONA का जो नेचर क्या होगा, ये बेसिक होगा और इसका pH वैल्यू जो वो 7 से ज्यादा होगा। वैसे ही Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम एसीटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, ये जो है बेसिक साल्ट बनेंगे। ठीक है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है जो कि हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। याद है किसी को कौन कौन सा साल्ट पढ़े थे 10th में? नो सर। 10th में कौन कौन सा साल्ट पढ़े थे, याद नहीं है? सर भूल गए। सही है, सब तो पढ़े थे, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा चलिए हम लिखते हैं, आप लोग नाम बताइएगा। बोलिए इसका नाम क्या है? सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ऐसे कॉमन नेम? नमक है सर। नॉर्मल साल्ट सर, साल्ट। साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट ही बोलते हैं ना? यस सर। यस सर। तो ये तो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखे, यस सर। वो लिखते हैं NaHCO। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यस सर। और कॉमन नेम? एसिड सॉल्ट। कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, सो बताइए। बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, दोनों में कोई साथ है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा नहीं। यस बेकिंग सोडा, हाँ, वॉशिंग कर दोगे बेकिंग सोडा से या वॉशिंग सोडा को बेकिंग में डाल दोगे तो काम बहुत उल्टा हो जाएगा। नहीं सब बोले, दोनों में कोई एक बोलते हैं, याद नहीं है कि अच्छा से। अच्छा चलिए नेक्स्ट लिखते हैं,
Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट सही है। Decahydrates. हाँ, डेका हाइड्रेटेड। Decahydrates. हाँ, डेका हाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका मतलब 10, हाइड्रेटेड मतलब H2O। यानी H2O यहाँ पे क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये घुला हुआ नहीं है, उसमें मिला हुआ नहीं है। ये क्या है? उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए हम पॉइंट पॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उस स्ट्रक्चर में वो क्या है? एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो है कॉमन नेम बताइए। वॉशिंग सोडा। ये है वॉशिंग सोडा। दोनों चीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एच Na का का ही डिफरेंस। कंपाउंड है, सोडियम का ही कंपाउंड है, थोड़ा H और वो आगे पीछे हम लोग ज्यादा और कम लगा दिए हैं। ठीक है, तो जो वॉशिंग सोडा है वो हर समय धोने के ही काम आएगा, और जो बेकिंग सोडा है उसका हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाएंगे तो वहां पे क्या चाहिए? टेट्रा कोई आपको एसिड चाहिए, टार्टेरिक एसिड, जिससे H+ रिलीज होगा और तब वो क्या होगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विश बनाते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विश क्या करते हैं? वहां पे H2SO4 डालते हैं, H2SO4 से H रिलीज होता है और वो क्या करता है? सोडियम से रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेता है और CO2 गैस को रिलीज करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे CO2 गैस किसी भी जहाँ पे आग लगा हुआ है वहां पे जाए पड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा और वो बुझ जाएगा। तो बाई का ये बेकिंग सोडा का ये भी यूज है। ठीक, अब देखिए तीसरा जो चीज है, इस चीज का हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपने शरीर पे भी और घर पे भी। जब कहीं भी कुछ भी टूट फूट जाए या फिर घर में भी कोई स्मूथनेस लाना हो, दीवार को अच्छे से चमकाना हो, तो इसका यूज करते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है ये बताइए? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर पेरिस। हाँ, कैल्शियम सल्फेट। तो ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, इसको इसका जो कॉमन नेम है वो किस नाम से हम लोग जानते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, गुड। तो ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? किसी का हाथ पांव टूट जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है, वहां पे क्या करता है? वो बैंडेज लगा के इसी को घोल के, व्हाइट जो डस्ट होता है, व्हाइट पाउडर होता है, घोल घाल के उस पे लगा देता है Plaster कि of कुछ दिन Paris. तक ऐसे ही रहो। यस सर। हाँ, और फिर बहुत। स्टेच्यू Plaster of बनाने में। Paris. हाँ, स्टैचू बनाने पे भी होता है और हम लोग घर में भी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दीवार को स्मूथ बनाने के लिए अलग यस। अलग जो भी डेकोरेटिव जो स्टैचू वगैरह बनता है, छोटा छोटा या बड़ा, उससे भी उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सीलिंग्स वाले में बहुत सारा जो आर्किटेक्चर बनाने में, जो डेकोरेशन में, वहाँ पे यूटिलाइज होता है। ठीक है, जो देखोगे ना कि छत में अलग अलग सा डिजाइन बना के रख लगाया रहता है, तो उन सब में यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये सब इसका यूटिलाइजेशन है, जो कि हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सारा चीज क्लियर हो चुका है।
यानी आपको नाम ये और ये क्या बोलते हैं, इसका नाम और इसका केमिकल कंपोजिशन ये लगभग लगभग हो ही चुका है। बस एक बार नोट्स के हिसाब से आपको बता देना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका यूजेज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको कहाँ कहाँ यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट एक और है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। इससे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे थे, आप CaO CaO Cl2 Cl2 CaO Cl2 Cl2 बोलेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसा होता है, प्रॉपर्टी कैसा होता है ये? सर व्हाइट पाउडर होता है। यस बहुत सर, बार व्हाइट आप लोग पाउडर होता है। बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे कि नाला वाला में, म्युनिसिपल वाला, या आप भी अपने घर वगैरह के नाले में इसको डालते हैं, या सर जर्म्स को किल कुआं सब में भी डालता है। हाँ, कुआं में भी डालते हैं कि जर्म्स किल हो जाए और क्या बोले कि वाटर प्यूरिफाई हो जाए। यस सर, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है ये। हाँ, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में भी आसानी से घुल जाता है। ठीक है, और आपका कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए भी या क्लोरीन बनाने के लिए जो है, क्लोरीन गैस अगर हमको अगर रखना है तो इसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, और क्लोरीन गैस जब हमको चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसको रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 से। तो क्या बनेगा, कैल्शियम जो है यहाँ से निकल के आपको वहां से सल्फेट से रिएक्ट कर लेता है, CaSO4 बना देता है, और क्लोरीन गैस बनता है, और H2O वाटर जो है वो रिलीज होता है, वाटर भी बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो आप जानते ही होंगे। यस सर, बोलिए। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन क्लॉथ फॉर रिमूविंग कलर्स, कलर को रिमूव कहा, करने के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है? वुड को ब्लीच करने में, वुड को भी साफ करने में, वुड को क्लीन करने में, उससे जर्म्स वगैरह या जैसे दीमक वगैरह ये सब आ गया, वो सब चीज को हटाने के लिए, क्लॉथ यस को सर, क्लीन करने में, लिनेंस को क्लीन करने में, यानी इन सब इंडस्ट्री में हम डिसइंफेक्टिंग लोग ड्रिंकिंग ब्लीचिंग वाटर। पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर, यानी जहां जहां भी हमको ऑक्सीडाइजिंग से किसी चीज को हटाना होता है वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसको ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा चीज हम लोग वो करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, यानी क्लोरीन जो है वो एक डिसइंफेक्टर है जो कि जर्म्स को किल कर देता है, और ये हम लोग अपने शरीर के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड मात्रा में। हम लोग के पेट में HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि खाने में जो भी जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में चला गया है उसको किल करने के लिए। दूसरा है कि इसको क्लोरोफॉर्म को बनाने में, यस सर, क्लोरोफॉर्म को बनाने में, प्रिपेयर करने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी बनाने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज है, हम लोग बहुत वो यूज करते हैं, इजी वगैरह ये सब यूज करते हैं। कि इजी वगैरह क्यों यूज करते हैं? कि उलेन कपड़ा श्रिंक ना हो। हाँ, जो ऊनी कपड़ा हो वो सिकुड़े नहीं तो ऐसे क्या होता है, ऊनी कपड़ा को नॉर्मल उसमें धो देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का मात्रा कंट्रोल किया जाता है उसको उसमें, और वहां पे जो अनश्रिंकेबल उल्स को बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। वैसा उल जो कि श्रिंक ना हो, जो कि सिकुड़े नहीं।
उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, एक कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, फिर बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कितना कंपाउंड हो गया, 5। तो आपके लिए एक होमवर्क है सर, आपको 10th के बुक से पढ़ के आना है। पढ़ लेंगे ना? यस सर। तो कल हो नेक्स्ट क्लास में हो सके तो हम पूछेंगे।